गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज से हम पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, जिससे हमें ये पता चलेगा कि प्रीवियस ईयर यानी कि पिछले सालों में कौन कौन से रिगार्डिंग पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट से क्वेश्चन आ रखे हैं और उस वहाँ से हमारे कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये पता चलेगा। और दूसरा इसी प्रकार से हम 2024 का और 2023 का भी सॉल्व करेंगे, पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे सबसे पहले, और जहाँ से हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक पता चलेंगे और साथ साथ 30 से 30% तक क्या ना क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस है। आप अपने अलग अलग सब्जेक्ट का एनटीए की वेबसाइट से पीवाईक्यू से डाउनलोड कर सकते हो, जो रियल पेपर है आपका वो पता चल जाएगा। ठीक है, तो हम चलते हैं प्रीवियस ईयर का पहला क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस का सॉल्व करने। 2025 का ये पेपर है, ये पेपर 2025 का है आपका। ठीक है, 2005 का है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। 250 नंबर का है, 5 क्वेश्चन 1 नंबर का है और 1 क्वेश्चन नेगेटिव मार्किंग है, और अगर आप कोई क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करते हैं तो वो है। तो पहला क्वेश्चन आपको है, विच अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट चैलेंज टू नेशनल हुड इन द इमीडिएट पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। यानी कि आपका नेगेटिव क्वेश्चन है ये। नेगेटिव क्वेश्चन में हमें नकारात्मक आंसर को ढूंढना है, ना कि पॉजिटिव आंसर को ढूंढना है। तो कौन से ऐसे चैलेंजेस थे जो जब भारत स्वतंत्र हुआ था उसके समक्ष वो चुनौती नहीं थी। पहली चुनौती, एक ऐसे संयुक्त राष्ट्र का निर्माण करना जो भारत की विविधता के अनुकूल हो, यानी कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी के अनुकूल हो, ये चुनौती थी भारत की। ठीक है, तो पहला करेक्ट है, मगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये आंसर नहीं है। संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम यानी कि प्लानिंग कमीशन, इस प्रकार का प्लान करना, ऐसी योजनाओं का प्लानिंग करना जिससे वहाँ की अर्थव्यवस्था की भारत की अर्थव्यवस्था का विकास हो सके, तो ये भी चुनौती थी। संविधान के अनुसार लोकतांत्रिक प्रथाओं का विकास करना, तो लोकतांत्रिक प्रथाएं का विकास करना ये सबसे बड़ी चुनौती थी, ताकि हम दूसरी प्रकार की अर्थव्यवस्था, वो क्या नाम है, पॉलिटिकल सिस्टम ना बन जाए। ठीक है, तो आर्थिक विकास, तो सिंपल से बात है, 3 ऊपर के हमारी चैलेंजेस है, तो चौथा आंसर हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, राइट आंसर, आर्थिक विकास और निर्धनता उन्मूलन को संबोधित करने वाली नीतियाँ, जो कि 1991 में क्या नाम है, इंदिरा गांधी ने अपने इलेक्शन में गरीबी हटाओ नारा भी दिया था। ठीक है, तो ये आपका पहला प्रश्न का चौथा आंसर आपका सही होगा, और बाकी 3 जो है आपके भारत के स्वतंत्रता के समय चैलेंजेस थे। ठीक है, फिर आ जाते हैं आपका दूसरा क्वेश्चन, देयर विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर द करेक्ट अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ द पार्टीशन ऑफ इंडिया, कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के विभाजन की समस्याओं के बारे में सही है। भारत के विभाजन की समस्याओं के बारे में हमें देखना है, तो हमारा ब्रिटिश भारत में मुस्लिम बहुल क्षेत्रों का कोई एकल क्षेत्र नहीं था। हाँ, जो अगर मुस्लिम बहुल इलाके देखे जाएं तो वहाँ उनका कोई एक स्पेशल एरिया नहीं था कि जहाँ पे उनकी बहुसंख्यक थी। वो अलग अलग, जैसे पश्चिम बंगाल में ज़्यादा संख्या थी, और आपको पंजाब में देखने को मिल सकती है, फिर साउथ में क्या ना कुछ कश्मीर की साइड में ज़्यादा संख्या देखने को मिल सकती है, तो ये भी आंसर सही है। फिर आपका उत्तर पूर्वी यानी कि नॉर्थ ईस्ट सीमांत प्रांत के खान अब्दुल गफ्फार खान ने 2 राष्ट्र सिद्धांत का विरोध किया। नहीं, इन्होंने कभी विरोध नहीं किया था। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। इनको हम सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं। ठीक है, सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं। ठीक है, फिर ब्रिटिश भारत में बंगाल और पंजाब प्रांतों में ऐसे क्षेत्र थे जहाँ गैर मुस्लिम बहुसंख्यक थे। हाँ, तो अगर आप बंगाल और पंजाब की तरफ देखें तो वहाँ पे गैर मुस्लिम यानी कि मुसलमान को छोड़कर और सारे भी बहुसंख्यक में थे। ठीक है, तो इसलिए बंगाल का भी विभाजन होता है और पंजाब का भी लाहौर आपका पाकिस्तान वगैरह में चला जाता है। ठीक है, तो आपका सी भी सही है, ए भी सही है। विभाजन के कारण सीमा के दोनों ओर के अल्पसंख्यकों को हिंसा का सामना करना, जब हमारा पार्टीशन होता है तो हिंसा का सामना करना पड़ा, दोनों तबके, दोनों अल्पसंख्यकों को हिंसा का सामना करना पड़ा। तो आपका ए सी डी होना चाहिए, बी नहीं होना चाहिए, तो जहाँ बी होगा वो कैंसिल हो जाएगा। तो आपका बी, अगर हम डायरेक्ट बी अगर शुरू में कैंसिल कर दिए थे तो अगर वैसे भी देखते तो हमारा आंसर निकल के आ गया था। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, तो डीपीएसपी से ये क्वेश्चन है, भारत के निर्देशित सिद्धांतों, राज्य के निर्देशित सिद्धांतों से ये प्रश्न है। तो ये बताना है कि ये कौन से भाग में, संविधान के कौन से भाग में आता है। तो थर्ड भाग में नहीं आता, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है। आंसर आपका सेकंड इसका सही होगा, क्योंकि पार्ट 4 इज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये चौथे बार में डीपीएसपी आता है आपका। ठीक है, डीपीएसपी पार्ट 4 में आता है। पार्ट 5 में पार्लियामेंट आता है, और पार्ट 6 में आपका राज्य का यानी कि स्टेट असेंबली आती है। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर आता है, चलो, जिसको राज्य विधान सभा बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, अब आपका इसका आंसर आपका सेकंड होगा। ठीक है, इसका आंसर आपका सेकंड होगा।
फिर आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन में, फर्स्ट जनरल इलेक्शन वाज हेल्ड इन इंडिया बिटवीन, ये आपको बहुत से इजी क्वेश्चन है, इसका पता होगा 1951 से लेकर 52 तक फर्स्ट जनरल इलेक्शन होता है, जिसमें क्या नाम है, नेहरू गवर्नमेंट मेजोरिटी के साथ आती है, यानी कि बहुमत के साथ सरकार बनाती है। ठीक है, फिर आप आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और 1952 में आपको क्या नाम है, प्लानिंग कमीशन देखने को मिल जाता है। 1952 में आपको प्लानिंग कमीशन का इस्टेब्लिशमेंट देखने को मिलता है। ठीक है, और 1953 में आपको क्या नाम है, आंध्र प्रदेश का निर्माण आंध्र प्रदेश का निर्माण देखने को मिलता है, पहला स्टेट था जो लैंग्वेज बेसिस पे बना था। और 1952 में ही आपका रीऑर्गेनाइजेशन यानी कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई थी। 1952 में ही राज्य पुनर्गठन रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। तो ये मैं एक्स्ट्रा चीज़ें बताते हुए चल रहा हूँ, इसका आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर पहला हो गया 1952 और 51। ठीक है, फिर हाउ मेनी वुमेन्स आर नॉट रिकॉर्डेड इन द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ इलेक्ट्रोल। ठीक है, जो फर्स्ट इलेक्ट्रोल हुआ था उसमें कितनी महिलाएं इलेक्ट्रोल लिस्ट में, यानी कि जो इलेक्शन कमीशन की लिस्ट आती है वो इंक्लूड नहीं थी। तो अब उनको उस समय किस नाम से, कुछ महिलाओं को जो इंक्लूड किया गया था उनके नाम से नॉट रिकॉर्डेड, जो रिकॉर्ड नहीं की गई थी उनके नाम से, वो 30 लाख महिलाएं थी। उनको किसके नाम से, क्या नाम है, फलाना की बहू, फलाना की बेटी के नाम से रिकॉर्ड किया गया था। ठीक है, तो इसका ध्यान रखेंगे कि 30 लाख महिलाओं को रिकॉर्ड नहीं किया था इलेक्शन कमीशन ने उस समय। तो हिंदी में भी आंसर इसका 30 लाख होगा। हाँ, इसके जो मैं आंसर लिख रहा हूँ, जो ये PDF है, जिसको आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, पोइमा अकेडमी के नाम पे ही हमारा टेलीग्राम है। ठीक है, तो आप उसको, और बायो में इसका लिंक दे दूंगा, तो आप उसको ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच पॉलिटिकल लीडर डिड नॉट पार्टिसिपेट एनी ऑफ द इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन ऑफ 15 अगस्त। 15 अगस्त को ऐसा कौन सा पॉलिटिकल लीडर है जो क्या नाम है, स्वतंत्रता दिवस के सेलिब्रेशन पे इन्वॉल्व नहीं होता है या उसको सेलिब्रेट नहीं करता है। जवाहरलाल नेहरू सेलिब्रेट करते हैं, अंबेडकर जी महाराष्ट्र में करते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल करते हैं, MK गांधी नहीं करते। क्यों नहीं करते? उनको दुख होता है इस बात का क्योंकि दंगे हो रहे होते हैं कोलकाता में, उस समय कोलकाता में दंगे हो रहे थे। ठीक है, और पंजाब की साइड दंगे हो रहे थे। तो गांधी जी क्या नाम है, कोलकाता को विजिट करते हैं उस समय 1947 में, और वहाँ के लोगों को जाके समझाते हैं कि आप दंगे मत कीजिए, जो विभाजन हुआ है तो उसको शांतिपूर्वक तरीके से वो करना था। तो वो वहाँ पे लोगों को जाके समझा रहे थे कि दंगों को जितनी जल्दी हो सके ख़त्म कर दिया जाए। तो MK गांधी इसका आंसर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, Which initiative was the launched by government between the 1987 and 1991 that involved the campaign for development? ऐसा इस समय के, ये जो ड्यूरेशन दे रखा है, इस समय ऐसा कौन सा कैंपेन चलाया गया था जिसको, तो पहले इसका आंसर 2 है, कामराज प्लान है। कामराज प्लान में आपको क्या देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर हमने गरीबी हटाओ का गरीबी से रिगार्डिंग आपको देखने को मिल जाता है। पॉवर्टी को रिमूव करने की बात करते हैं कामराज प्लान के अंदर, हम लोग पॉवर्टी को रिमूव करने की बात करते हैं। ठीक है, इसके रिगार्डिंग हमने क्या चलाया था, कैंपेन चलाया था। इंदिरा गांधी ने 1971 में नारा दिया था, और कामराज प्लान जो था आपका, उसके तहत हमने कैंपेन चलाया था। ठीक है, अब ये कामराज प्लान कब आया था, कामराज प्लान जो 1963 का था। ठीक है, उस समय कामराज प्लान जो थे, तमिलनाडु के जो कामराज, जो एक मिनिस्टर थे, के कामराज उनका नाम था, के कामराज उनका नाम था, वो तमिलनाडु के मिनिस्टर थे 1963 में। उनके द्वारा ये 1987 और 1991 के समय में ये चलाया गया था। ठीक है, ठीक है, गरीबी हटाने को लेके। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। सरकार द्वारा, ये तो हो गया आपका, तो कामराज प्लान आ गया। ठीक है, फिर इसके और ऑप्शन को देखें तो उसमें क्या है, आपको देखें, न्यू डेमोक्रेटिक इनिशिएटिव लिया गया, सोशलिस्ट पैटर्न जो क्या नाम है, रसिया का प्लानिंग कमीशन एक्सेप्ट किया गया, वो पॉलिसी एक्सेप्ट की गई थी, है ना। तो ऑपरेशन फ्लड डील विद द, ऑपरेशन फ्लड किससे डील करता है, तो ऑपरेशन फ्लड जो है आपका नेशनल मिल्क से रिलेटेड है आपका, नेशनल यानी कि दूध की क्रांति, जिसको हम वाइट रिवॉल्यूशन बोलते हैं, या क्या बोलते हैं,
या हम श्वेत क्रांति बोलते हैं, ठीक है, श्वेत क्रांति बोलते हैं या वाइट रिवॉल्यूशन बोलते हैं, जो वाइट रिवॉल्यूशन बोलते हैं। रिवॉल्यूशन, ठीक है। हरित क्रांति कब आई थी अपनी, जो ग्रीन है, जो हरियाणा और पंजाब में जो क्या नाम है ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था 1969 में आया था, ठीक है, 1969 में आया था, ठीक है, जो कि हमारा 4th 5 ईयर प्लान था, जो किसके थ्रू आया था, फोर्थ 5 ईयर प्लान, 4 5 ईयर प्लान के थ्रू आया था, जो कि हरियाणा में क्या नाम है गेहूं की खेती में के लिए काफ़ी फायदेमंद रहा था, किसके लिए, गेहूं की खेती के लिए फायदेमंद रहा था, ठीक है। और ग्रीन वाइट रिवॉल्यूशन कब आया था, 1970 में, ठीक है, ये चला था 1974 तक, ठीक है। तो ये 4th 5 ईयर प्लान जो है हमारा 1969 से लेके 1974 तक चला था, 4 तक चला था। और रिवॉल्यूशन, वाइट रिवॉल्यूशन आया था 1970 में, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन हो जाता है वाइट रिवॉल्यूशन, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद प्रमोटिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। इसमें से कौन सा संविधान, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देता है। तो आर्टिकल 51 जो आपको पता है वो क्या नाम है, संविधान इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को बढ़ावा देता है। आर्टिकल 21 का पता है आपको, लाइफ टू, यानी कि दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, तो स्वतंत्रता का अधिकार देता है। ये राइट टू रिलीजन का है आर्टिकल, राइट टू रिलीजन्स, जिसके हमें आपको आपके धर्म की स्वतंत्रता का। और ये यूसीसी जो यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी कि सभी धर्मों को एक प्रकार के कानून की वो देता है। फिर आपका आर्टिकल 50 जो है वो जुडिशरी सेपरेशन हो, प्योरली सेपरेशन फ्रॉम द लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव, यानी कि न्यायपालिका जो है विधायिका और कार्यपालिका से पूर्ण रूप से स्वतंत्र रहेगा, ठीक है, सेपरेट फ्रॉम लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, ठीक है। कुछ ये आर्टिकल्स जो बताते चल रहा हूँ उनको नोट करते जाएंगे आप लोग, है ना। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा, हु प्लेड इंस्ट्रूमेंटल रोल फॉर द इंडिया इन द वर्ल्ड अफेयर वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन इंडिया एंड अदर न्यूली इंडिपेंडेंस स्टेट इन एशिया अफ्रीका। यानी कि ऐसा कौन सा लीडर है जिसने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है इंटर वर्ल्ड अफेयर्स के अंदर। तो जवाहरलाल नेहरू ने क्या नाम, न्यूली इंडिपेंडेंस जो नेशन थे एशिया और अफ्रीका के, उनको आज़ाद करवाने में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। तो इसका आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। इंदिरा गांधी का जो टेन्योर हम लोग देखेंगे 1969 से लेके पहला 75 इमरजेंसी के टाइम तक रही, फिर 1980 के पास से लेके 1984, जिसमें 1984 में इंदिरा गांधी का असैसिनेशन, यानी उनकी हत्या कर दी जाती है उनके बॉडीगार्ड के थ्रू। लाल बहादुर शास्त्री आपका 1966 में क्या नाम प्रधानमंत्री बने थे, ठीक है, 66 के बाद प्रधानमंत्री हुए। राजीव गांधी जो है न, जब उनकी माँ का इंदिरा गांधी का हत्या कर दिया गया था 1999 तक रहते हैं, ठीक है। और फिर 1989 में राजीव गांधी की भी हत्या कर दी जाती है, किसके रिगार्डिंग, जो श्रीलंका में आपके वो जो थे श्रीलंकन तमिल जो थे, कहाँ गया ये रहा, हाँ, श्रीलंकन तमिल के रिगार्डिंग ये चाह रहे थे राजीव गांधी की वहाँ पे शांति समझौता हो, और लोग वहाँ पे शांति, मगर वहाँ के लोगों ने सोचा कि राजीव गांधी उनके अगेंस्ट में जाके कार्य कर रहे हैं, जिसकी वजह से वहाँ के कुछ लोगों ने, इसके ऊपर मूवी अभी आई है राजीव गांधी असैसिनेशन, जिसमें उसमें दिखलाया गया है कि किस प्रकार से राजीव गांधी को वहाँ पर मारा गया है जब वो तमिल में विजिट करने गए थे इलेक्शन के टाइम में, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है, तो इसका जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। विद विच कंट्री इंडिया साइन 20 ईयर ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप। किस कंट्री के साथ इंडिया ने ट्रीटी साइन की थी 1971 में, जो दोस्ताना और शांतिपूर्ण थी, ठीक है। तो चाइना के साथ नहीं किया, ठीक है। चाइना के साथ हमारा 1962 में युद्ध हुआ था, जिसके बाद हमने कोई फ्रेंडशिप ट्रीटी इतनी अच्छी डिक्लेयर नहीं की, और उस टाइम पहला सेकेंड जनरल इमरजेंसी लगी थी, ठीक है। सेकेंड इमरजेंसी किस टाइम लगी थी,
1962 में, ठीक है। और फर्स्ट इमरजेंसी 1947 से लेके 1948 तक लगी थी, जब जम्मू कश्मीर में आज़ादी के पार्टीशन के टाइम पे, ठीक है। पाकिस्तान के साथ हमने कोई अभी समझौता नहीं। सोवियत संघ, जो सोवियत संघ था, सोवियत यूनियन जिसको हम जानते हैं 1971 से पहले वो क्या नाम था, सोवियत यूनियन के नाम से रसिया जाना जाता था। जब मिखाइल गोर्बाचेव ने वो वहाँ के सोवियत यूनियन डिक्लाइन हो गया, उससे 15 स्वतंत्र देश वहाँ से आज़ाद हुए, तो उसको लेके भारत को चिंता होने लगी कि हमारे साथ जो है कहीं ये फ्रेंडशिप रिलेशनशिप तोड़ ना दे रसिया। तो रसिया के नेता ने ये वादा किया कि हमारी फ्रेंडशिप कंटिन्यू रहेगी और ये आगे और एक्सटेंडेड होगी। और जो कि 1971 में हमें ये देखने को मिलता है, जब हमारे पाकिस्तान के साथ युद्ध हो रहा था तो अमेरिका ने चारों तरफ से घेर लिया था, तो रसिया ने अपना जहाज़ भेज के हमारी रक्षा की थी, और जिसकी वजह से युद्ध टल गया था, ठीक है। तो बांग्लादेश का 1971 में बांग्लादेश आज़ाद हुआ था, तो उसके साथ हमने वहाँ पे कोई ट्रीटी नहीं की थी, ठीक है। 1971 में हमारा वो बांग्लादेश के साथ युद्ध नहीं हुआ था, बांग्लादेश आज़ाद हुआ था, स्वतंत्र हुआ था, इंडिपेंडेंस हुआ था, ठीक है। स्वतंत्र हुआ था बांग्लादेश, ठीक है, जिसको पहले हम क्या नाम है, ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जानते थे, ईस्ट पाकिस्तान के नाम से। और वो जो अभी पाकिस्तान है उसको हम वेस्ट पाकिस्तान के नाम से जानते थे, ठीक है। तो दो पाकिस्तान थे उस समय 1971 से पहले पहले, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट टू अबाउट द प्रीविपर्स, ठीक है। प्रीविपर्स को लेके कौन सा उत्तर सही नहीं है, तो मतलब हमें नेगेटिव आंसर देना है, क्या देना है, नेगेटिव आंसर देना है, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा हिंदी में पढ़ते हैं, थोड़े लंबे वो हैं। तो रजवाड़ों को एक प्रीवी पर्स दिया गया था। अभी प्रीवी पर्स क्या थे, इसके अंदर क्या नाम है, इंपॉर्टेंस राइट्स दिए जाते थे, जिनके पास भी ज़मीन से सामंत लोग थे, राजा महाराजा थे, स्वतंत्रता के बाद उनको प्रिविलेज राइट्स दिए गए, यानी कि स्पेशल अधिकार दिए गए, ताकि वो वही शान शौकत के साथ रह सकें। तो पहला जो है रजवाड़ों को एक प्रीवी पर्स दिया गया, सही है आंसर, ये नेगेटिव नहीं है। ये एक आश्वासन के रूप में दिया गया था कि रियासत शासक के विघटन के पश्चात तत्कालीन शासक परिवारों को कुछ निजी संपत्ति बनाए रखने की अनुमति दी जाएगी और वंशानुगत सरकार भत्ते में अनुदान दिया जाएगा। ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं बोला गया था, ठीक है। फिर राजरोहण के समय इन विशेषाधिकारों को कुछ कम आलोचना हुई थी, क्योंकि एकीकरण और संगठन प्राथमिकता उद्देश्य था, ये भी गलत है, ठीक है। वंशानुगत विशेषाधिकार दिए गए थे, ये बात सही है। तो आपका डी और ए नहीं होना चाहिए, तो डी यहाँ है, गलत हो जाएगा, डी यहाँ है, गलत हो जाएगा, तो राइट बी आंसर इसका सही होगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें, यानी क्रोनिकल ऑर्डर में आपको इसको व्यवस्थित करना है कि कब कौन सी चीज़ आई है, ठीक है। तो डीएमके का गठन कब हुआ, डीएमके का गठन कब हुआ था, 1949 में, ठीक है, 1949 सितंबर 17 सितंबर, ठीक है। इंदिरा गांधी ने कांग्रेस कार्य समिति से 10 सूत्रीय कार्यक्रम का अधिकरण, ये आपका जिसको हम कांग्रेस प्रोग्राम कहते हैं, 10 सूत्रीय कार्यक्रम, 10 सूत्रीय कार्यक्रम का अधिकरण कब हुआ था, ठीक है। कामराज प्लान मैंने बताया 1969, ठीक है, 1969, तो ये बाद में आ जाएगा। और इंदिरा गांधी क्या नाम 1971 के आसपास है, ठीक है, ये 1967 में आया था, ठीक है। और लोकसभा के लिए 5वां आम चुनाव कब हुआ था, तो इसका फिफ्थ जनरल इलेक्शन कब हुआ था आपका, देखो पहला 1971 में, तो आपका इस क्रॉनिकल ऑर्डर में रहेगा, मतलब जैसे लगा हुआ है वैसे का वैसा रहेगा। तो डीएमके की स्थापना 1949 में, ठीक है। इंदिरा गांधी कामराज प्लान जो है वो 69 में आया। कांग्रेस का जो था 1970 के आसपास, ये जो 10 सूत्रीय कार्यक्रम है, ठीक है, 10 सूत्रीय कार्यक्रम जो है ये 1967 में आया था। और ये कामराज प्लान एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं यहीं पे ही हम लोग, कामराज प्लान कब आया था, जो कि हमारा 1969 से लेके जो 4th
पंचवर्षीय पंचवर्षीय योजना थी, तो उसके थ्रू आया था। तो कामराज प्लान 1971 में आया। कामराज प्लान जो था 1971 में आया, 1963 में आया था, ठीक है, 1963 में आया था, 1967 हो गया। तो 63 में जो पहला वाला आंसर भी वहाँ पे आप नोट किए थे वो सही कर लेना, तो गलतियाँ हो जाती हैं सबसे। तो ये तो इस प्रकार से जो क्रोनिकल ऑर्डर रहेगा आपका इसका, वो रहेगा फर्स्ट डीएमके, फिर कामराज प्लान, फिर कांग्रेस प्रोग्राम जिसको हम इंदिरा गांधी के 10 पॉइंट्स के नाम से जानते हैं, और फिर आपका पाँचवा। तो आपका ABCD, आपका इसका आंसर क्या रहेगा, AB। तो क्रोनिकल ऑर्डर में आपका AB, तो 67, ठीक है, तो यही हो जाएगा, ठीक है। बी अगर करेंगे तो नहीं 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 नहीं, नहीं, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर आपका चलते हैं हम लोग डीएमके के राज्य के चुनाव में डीएमके के राज्य के चुनाव में प्रथम तेज सत्ता में आई। यह पहली बार डीएमके सत्ता में कब आई थी, डीएमके कब सत्ता में आई थी, इसका इंग्लिश में डीएमके केम टू पावर फॉर द फर्स्ट टाइम इन द स्टेट इलेक्शन बिकॉज। क्यों आई थी, ये क्यों आई थी, बिकॉज ही वॉज द ये डिमांडेड द प्रेजिडेंट रूल इन आंध्र प्रदेश है। नहीं, ये गलत है, आंध्र प्रदेश में प्रेजिडेंट रूल की डिमांड कर रहे थे, गलत है ये, ठीक है। ये विधायकों के बार बार फ्लावर क्रॉसिंग के खिलाफ थे, नहीं, विधायकों के जो फ्लोवर होते थे उनके खिलाफ थे, नहीं। ये केंद्र के विरुद्ध हिंदू विरोधी आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। हाँ, ये जो है मार्क्सवादी होते हैं, डीएमके जो पार्टी है वो आपकी साउथ की पार्टी है जो कि मार्क्सवादी है। तो 1949 में भी मैंने बताया कि इतने में आई है, और ये हिंदुओं के खिलाफ थे। इसने तमिलनाडु में गठबंधन सरकार बनाने के लिए कांग्रेस सिंडिकेट का समर्थन किया था, नहीं, ये गलत बात है। तो और ये तमिलनाडु में तमिल भाषा बोलते थे, तो ये इस पार्टी को एक फ़ायदा ये मिला था कि ये लोकल लैंग्वेज में था, तो यहाँ पे इनको प्रमोशन मिला लोकल लैंग्वेज को लेके, ठीक है। फिर व्हेन वाज द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस सप्लाइड, जो सप्लाई इस्टेब्लिशमेंट, यानी कि आफ्टर चाइना वार, जब 1962 में मैंने बताया कि जब चाइना वार हुआ तो 1962 और 1965 में हमें पाकिस्तान के साथ युद्ध करना पड़ गया, पाकिस्तान के साथ युद्ध करना पड़ गया। 1968 में कुछ नहीं है, 1947 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, नहीं 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, तो ये अभी हटा देते हैं। तो आपका 1962 में चाइना के साथ युद्ध देखने को मिलता है हमें, चाइना के साथ, अरे 1962 में चाइना के साथ युद्ध देखने को मिलता है। तो ये कह रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस सप्लाई इस्टेब्लिश कब किया गया था, 1962 में जब हमारे साथ चाइना के साथ युद्ध हुआ तब हमें रियलाइज़ हुआ कि हमें एक डिफेंस सप्लायर इस्टेब्लिश करना चाहिए अपना खुद का, जिसका ये फ़ायदा होगा कि आगे आने वाले युद्ध में हमें काफ़ी हेल्प मिलेगी। हम 62 में जब हमारा चाइना के साथ युद्ध हुआ था तो हम उसमें काफ़ी बुरी तरीके से हारे थे, ठीक है। फिर आपका रक्षा आपूर्ति 1962, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 17, ठीक है। अब यहाँ पे हमें देखना है करेक्ट मैचिंग देखनी है, ठीक है, करेक्ट मैचिंग देखनी है। गुजरात मूवमेंट कब हुआ, बिहार मूवमेंट 1974, ठीक है, ए का फर्स्ट हो जाएगा। बिहार मूवमेंट कब हुआ, 1974 में हुआ, जो कि मार्च का आ जाएगा। और असम मूवमेंट कब हुआ, असम मूवमेंट कब हुआ, 1979 में। और रेलवे स्ट्राइक कब हुई, जनवरी 1974 में। तो इस प्रकार से इसकी मैचिंग हो जाएगी। मई 1974 में क्या नाम गुजरात मूवमेंट हुआ, बिहार मूवमेंट मार्च 1974 में हुआ, और दोनों क्या नाम है मूवमेंट से निकल के आते हैं, ठीक है। फिर असम मूवमेंट 1979 में, रेलवे स्ट्राइक जनवरी 1974 में होता है। तो इस हिसाब से आपका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। ये हो गया बिहार मूवमेंट मार्च 1974, असम 1971, जनवरी 71, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग मूवमेंट वाज स्लोगन, ये थोड़ा तमिल संस्कृत लैंग्वेज है। वक्को वचिकड्डू, वक्को वचुकड्डू, यानी कि उत्तर भारत दक्षिण के क्षय होने पर भी
पनपा था। ठीक है, तो ये कहाँ का मूवमेंट है, जिसको हम द्रविड़ मूवमेंट के नाम से जानते हैं। ये स्लोगन जो था उत्तर भारत दक्षिण के 6 से, यानी कि उत्तर भारत जो था दक्षिण के, ऐसा एक प्रकार से लहर चली थी जिसके इफेक्ट से यहाँ पे मूवमेंट पनपा है, जिसको हम गुजरात नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि गुजरात आपका वेस्ट में है। अन्ना मूवमेंट ये हो सकता है मगर ये नहीं होगा, असम नहीं होगा, द्रविड़ मूवमेंट के नाम से हम जानते हैं। अब द्रविड़ मूवमेंट कब हुआ था, कोई बताएगा कमेंट बॉक्स में। द्रविड़ मूवमेंट कब हुआ था, 1916 में हुआ था। ठीक है, जो कि तमिलनाडु से स्टार्ट हुआ था, मद्रास प्रेसिडेंसी से स्टार्ट हुआ था। और ये सामाजिक यानी कि सोशल पॉलिटिकल मूवमेंट था। क्या था ये, एक सोशल पॉलिटिकल मूवमेंट था। ठीक है, सामाजिक राजनीतिक मूवमेंट था, और जो गैर ब्राह्मण के खिलाफ था। ठीक है, यानी कि जो आपका नॉन ब्राह्मण कम्युनिटी थी, गैर ब्राह्मण जातियों की सामाजिक समानता के को लेके था, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक तरीके से हम बोलते हैं नॉन ब्राह्मणिकल मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, नॉन ब्राह्मणिकल मूवमेंट के नाम से जानते हैं, जिसको A.V. रामास्वामी पेरियार के द्वारा चलाया गया था। ठीक है, A.V. रामास्वामी पेरियार के द्वारा चलाया गया था। ठीक है, सॉरी, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसका भी हु वाज द, अभी सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट जो भी, ये भी जो आपका सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट जो 1925 में A.V. रामास्वामी से चलाया गया था। ठीक है, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट भी आपका A.V. रामास्वामी से द्वारा चलाया था। ये क्या था, एक प्रकार का सोशल रिफॉर्म मूवमेंट था इन तमिलनाडु। ठीक है, यानी कि सामाजिक सुधार आंदोलन था तमिलनाडु के अंदर। ठीक है, जो कि A.V. रामास्वामी नेक्कर या पेरियार के द्वारा चलाया गया था। ठीक है, काशीराम जो है बाद में आते हैं, 1984 के इलेक्शन के आसपास आते हैं। अम्बेडकर जी, इसका उत्तर नहीं होगा। ज्योतिबा फुले, वो क्या नाम है, 19 सेंचुरी के समय की थिंकर्स रही हैं या लीडर रहे हैं। तो A.V. रामास्वामी द्वारा सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट चलाया गया। फिर आपका आ जाता है फिर आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर द करेक्ट अबाउट द इलेक्शन इन इंडिया, यानी कि इंडिया के इलेक्शन के बारे में कौन से स्टेटमेंट सही हैं और उसको हमें बताना है। तो हम देखते हैं, भारत में चुनाव के बारे में निम्नलिखित में कांग्रेस पार्टी ने 1984 के चुनाव की तुलना में 1989 के चुनाव में लोकसभा में अधिक सीटों पर विजय प्राप्त की। नहीं, यहाँ पे आपको क्या नाम है, ये आंसर गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलता है। 1989 में जब राजीव गांधी का असैसिनेशन होता है, उनकी हत्या की जाती है, तो साउथ में उनको कम वोट मिलते हैं, तो कांग्रेस पार्टी को, जिसकी वजह से 1989 में कोलिशन गवर्नमेंट आती है, गठबंधन की सरकार आती है। ठीक है, तो कम वोट मिले थे। 1984 में राजीव गांधी को ज़्यादा मिले थे क्योंकि इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ था। 1991 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रणाली के अंत को चिन्हित किया जाता है, यानी कि कांग्रेस सिस्टम जो था वो ख़त्म हो जाता है। ये सही है, कांग्रेस पूरी तरीके से डिक्लाइन हो जाती है। क्यों, क्योंकि यहीं से क्या नाम है, कोलिशन गवर्नमेंट आ जाती है, और कभी मेजोरिटी में गवर्नमेंट फिर आई नहीं, फिर और कोई क्लियर मेजोरिटी नहीं आई। 1989 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की पराजय हुई, किंतु किसी अन्य पार्टी को बहुमत नहीं मिला। हाँ, क्योंकि मेजोरिटी किसी को पार्टी को नहीं मिला, तो यहाँ पे कोलिशन गवर्नमेंट आना चालू हो जाती है 1989 में। ये भी सही है। 1989 में राष्ट्रीय मोर्चा ने केंद्र में एक गठबंधन सरकार का गठन किया। ठीक है, हाँ, गठबंधन सरकार बनी केंद्र में 1989 में, कोलिशन गवर्नमेंट बनी। तो B-C-D, तो B-C-D आपका ऑप्शन में नहीं है, ए तो आपका गलत है, तो ए के साथ ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो B-D यहाँ पे ऑप्शन है, तो ऑप्शन क्या नाम है आपका 3 सही हो जाएगा, क्योंकि हमारा C भी सही है, B भी सही है, ये हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंडर विच प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कश्मीर वाज गिवन स्पेशल स्टेटस। कश्मीर को आपको पता है कि 2019 में क्या नाम है, एक अमेंडमेंट लेके आया, जिसमें कश्मीर को क्या नाम है, स्पेशल स्टेट के स्टेटस से निकाल के उसको नॉर्मल स्टेट में कन्वर्ट कर दिया। यानी कि उस नॉर्मल स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए 370 जो आर्टिकल था, जिसमें उसको स्पेशल स्टेटस दिया गया था आज़ादी के बाद से, जहाँ पे उसको खुद का अपना संविधान कॉन्स्टिट्यूशन रखने का राइट था, और वहाँ पे अपने हिसाब से, और वहाँ पे कोई भी लॉ अगर इम्प्लीमेंट करना पड़ता है केंद्र सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो उनसे परमिशन लेना पड़ता था, या वहाँ के जब
कम्युनिटी या असेंबली जो है वहाँ के बिल को पास कर देती है तो ही। आपका 324 जो है इलेक्शन कमीशन है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे, इलेक्शन कमीशन है, ठीक है, इलेक्शन कमीशन के बारे में बताता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है आपका, इन विच ईयर डिड द ऑल असम स्टूडेंट यूनियन यानी कि आसू लीड एंटी फॉरेन मूवमेंट, किस ईयर में एंटी फॉरेन मूवमेंट चला था? 1971 में, 1978 में, अभी मैंने बताया ना असम मूवमेंट जो जिसको हम बोलते हैं 1979 में हुआ था, ठीक है, 1979 में हुआ था असम मूवमेंट, तो उसी को ही हम क्या नाम है, आसू जो वहाँ की यूनियन पार्टी यूथ लीडर थी वो है, ठीक है, तो 1979 में हुआ था, ठीक है। और आपको 1976 में आपको 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर हमने सोशलिस्ट सेकुलर और क्या नाम है, और रिपब्लिक डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक वर्ड एंड फेटर्निटी, ये सामाजिक, धार्मिक और सेकुलर यानी कि धर्मनिरपेक्ष और बंधुत्व वाले शब्दों को इंक्लूड किया है, ठीक है। और 1978 में हमारा 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोलते हैं, भारत का छोटा संविधान बोलते हैं, ठीक है, ठीक है, तो 1979 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्रोनिकल ऑर्डर में लगाना है, ठीक है, तो हम लोग चलते हैं पहले हिंदी वर्जन। क्रोनिकल ऑर्डर में अगर आपको सही से पढ़ना है तो हिंदी वर्जन में पढ़ सकते हो, जिसको जैसे सूटेबल हो। किसान विद्रोह पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के लिए नक्सल पुलिस थाना क्षेत्र में हुआ था, ठीक है, ये हो गया। जेपी नारायण के नेतृत्व में विपक्षी राज दलों ने इंदिरा गांधी के इस्तीफे की मांग को लेकर ये 1971 में हुआ, 1975 में हुआ, ठीक है, ठीक है। जनता पार्टी सरकार ने 7 जांच आयोग नियुक्त किया। जनता पार्टी सरकार कब आती है? 1996 के आसपास, ठीक है, तो पहला 1975, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंदा भारती मामले का फैसला लिया, केशवानंदी भारती केस 1970, ठीक है। तो ये आपको इस हिसाब से देखने को मिलेगा, इसका आंसर सेकंड, ठीक है, सेकंड हो जाएगा इसका आंसर। शाहबानो केस डील विद, तो ये सिंपल सी है, शाहबानो केस जो डील करता है मेंटेनेंस ऑफ मुस्लिम वुमेंस के। अभी शाहबानो के ऊपर क्या नाम है आपकी एक मूवी भी आई है, तो आप उसको देख सकते हो, शाहबानो करके, हक करके या ऐसी कोई सा है, शाहबानो केस जो है। अब ये शाहबानो केस कब हुआ था? शाहबानो केस कब हुआ था? पहले से ये देखना पड़ेगा पोस्ट शाहबानो केस जो है वो पोस्ट पार्टीशन रिहेबिलिटेशन मुस्लिम, ये इसके बारे में नहीं बताता है आपको, ठीक है। पहले इसको देख लेते हैं। मेंटेनेंस ऑफ द मुस्लिम वुमेंस, ठीक है, मुस्लिम वुमेंस को लेके था, हाँ ये बात सही है। और फिर वक्फ बोर्ड नहीं, ट्रिपल तलाक का 1920 में ये के बिल बना है, इसके रिगार्डिंग 1920 में, नहीं 2020 में, सॉरी 2020 में आया है ट्रिपल तलाक का जो इशू था और उसको ख़त्म किया गया। ये जो शाहबानो केस था 1985 का था, ठीक है। और फिर इसके बाद इसमें क्या था कि आपको जो उनके हस्बैंड ने ट्रिपल तलाक दे दिया था, हैं, फिर उसके बाद वो मेंटेनेंस जो मिलना था मुझे क्या नाम है उनको शाहबानो को, जो जब तलाक के बाद वो काफ़ी मिनिमल था, जिससे क्या नाम है उनकी ज़िंदगी नहीं चल सकती थी, ठीक है। तो इन्होंने कोर्ट में क्या नाम है अपील किया और मेंटेनेंस की डिमांड की, और फिर इसके रिगार्डिंग केस चला, और इसको फिर धीरे धीरे ये नेशनल वाइड इशू बन गया और पूरी वुमेंस के पक्ष में, क्योंकि काफ़ी से ऐसी लेडीज़ थी जो तलाक के बाद उनको सही मेंटेनेंस नहीं मिल पाता था, ठीक है। तो ये जेंडर जस्टिस की बात करते हैं, यानी कि लैंगिक न्याय की बात करता है ये केस, ठीक है, बाद में, ठीक है। तो ठीक है, और इसी के अंदर इसीलिए कहते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों आना चाहिए, ताकि चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे बुद्धिस्ट हो, अगर उनको तलाक लेना हो तो उसके रिगार्डिंग एक ही लॉ होना चाहिए। कितना मेंटेनेंस का कानून होगा वो भी सब कुछ एक जैसा होना, शादी होनी चाहिए तो एक ही तरीके से होनी चाहिए,
अगर क्या नाम है वहाँ पे आपको देखना है कि किसी बच्चों को गोद लेना है, चाहे वो मुस्लिम कम्युनिटी ले रही हो चाहे हिंदू कम्युनिटी ले रही हो, तो उनके लिए भी लॉ एक ही जैसा होना चाहिए। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 में है, ठीक है, 44 में है। तो इसलिए हम लोग गवर्नमेंट चाहे जवाहरलाल नेहरू के हो चाहे अम्बेडकर हो, ये लोग चाहते थे यूनिफॉर्म सिविल कोड आए। और इसी के रिगार्डिंग उन्होंने अम्बेडकर जी ने 56 या उससे पहले क्या नाम है असेंबली से इस्तीफ़ा दे दिया था, ठीक है, जब इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता था नेहरू गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। द फॉल ऑफ बर्लिन वॉल, यानी कि बर्लिन की जो दीवार थी जिसका 1961 में क्या किया गया था, खड़ा किया गया था, जिसकी वजह से जर्मन जो था ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी में डिवाइड हो गया था। तो डिसइंटीग्रेशन ऑफ जर्मनी, तो ये आंसर सही है। क्या हुआ था इससे? डिसइंटीग्रेशन ऑफ जर्मनी। तो इवेंट इन द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ये आपकी 12th की एनसीईआरटी में देखा। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी नहीं हुआ था। बिगनिंग ऑफ कोल्ड वार क्या हुआ था? आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद ही बिगनिंग हो गई थी। कॉलेज ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वार कब खत्म हुआ? 1945 में ख़त्म हुआ। स्टार्ट कब हुआ था? 1939 में, ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड वार कब चालू हुआ था? 1914 से लेकर 1918 तक, ठीक है, ये आप देख लेंगे। फिर अरेंज द क्रॉनिकल ऑर्डर, ठीक है। चाइना ऑक्यूपाई अक्साई चीन, ठीक है, ये पहले आ जाएगा। चाइना ऑक्यूपाई अक्साई चीन, ठीक है। फिर इसके बाद फुल डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप रिस्टोर बिटवीन द इंडिया और चाइना के बीच में। रिस्टोर कब हुआ ये देखेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी फर्स्ट टॉप लेवल लीडर टू विजिट चाइना, ठीक है। अक्साई चीन जो है 1950 में ये हो गया था, ठीक है, 1957 के आसपास, ठीक है। फिर 1976 में हमने दोबारा क्या नाम है रिलेशनशिप इस्टेब्लिश किए, ठीक है। फिर फर्स्ट विजिट जो था हमारा अटल बिहारी वाजपेयी का देखिए तो 1979 में जब असम मूवमेंट हुआ था, फरवरी के अंदर गए थे ये हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी। फिर चाइना मैसिव इन्वेंशन जो था ये आपका सबसे बाद में। तो आपके हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए फिर चाइना मैसिव इन्वेंशन हमारा 1962 में हुआ था, ठीक है। आक्रमण जो किया था उन्होंने 1962 में किया था, जो कि हम इंडो चाइना वार के नाम से जानते हैं, ठीक है। इंडो चाइना तो पहला तो आ जाएगा ए, दूसरा डी आ जाएगा, ए और डी। फिर तीसरा 1976 बी, फिर सी। तो आपका इसका थर्ड आंसर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो आपका थर्ड आंसर होगा, ठीक है। आपको आंसर की भी प्रोवाइड करा दी जाएगी तो घटना को। तो पहला अक्साई चीन 1957, फिर क्या नाम है इंडो पाकिस्तान वार, फिर ये हो जाएगा आपका अरेंज द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन इन द क्रॉनिकल ऑर्डर। तो सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन कैसे हुआ था तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो पहला क्या था? बोरिस एल्स्टीन इज अपॉइंटेड एज ए हेड ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी इन मॉस्को, ठीक है, तो ये हो गया। तो सोवियत यूनियन डिक्लेयर देयर वार्सा पैक्ट मेंबर्स फिर टू डिसाइड देयर ओन फ्यूचर, कि जब सोवियत यूनियन ने डिक्लेयर किया फॉर्मेशन, ठीक है, इसकी वो अपने आप को स्वतंत्र कर सके, ठीक है। वो बोरिस एल्स्टीन जो थे बिकम द प्रेजिडेंट ऑफ रसिया, हाँ वो आफ्टर ये उसके बाद बोरिस एल्स्टीन हो गए, ठीक है। कॉमनवेल्थ CIS की स्थापना जो हुई थी 1989 में हुई थी, ठीक है, इसी के आसपास हुई थी, ठीक है। तो इस प्रकार से पहला हो जाएगा, उन्होंने 1989 में सोवियत के विघटन से पहले डिक्लेयर कर दिया था। फिर रिफॉर्म्स किए गए थे कि अपॉइंटमेंट कम्युनिस्ट पार्टी में, ठीक है। तो फिर बी हो गया आपका। बी के बाद आपका फिर एंस्टीन उसके प्रेसिडेंट पॉलिटिकल लीडर बने, रिफॉर्म्स आया। एंड फिर उसके बाद आया आपका सी आ गया। फिर उसके बाद आ गया आपका एंस्टीन जो अपॉइंटमेंट एज ए हेड ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी का हेड बनाया गया। और फिर उसके बाद आ जाएगा CIS, ठीक है। तो ये इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ये हो गया। विच कंट्री डेवलप इनटू द इकोनॉमिक पावर इज नोन एज ए मिराकल ऑफ द हैन रिवर। मिराकल ऑफ द हैन रिवर के नाम से
किस देश की आर्थिक शक्ति में विकास को हान नदी पर चमत्कार के रूप में जाना जाता है? तो जापान, साउथ कोरिया। ये थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस से क्वेश्चन है, मगर इसका आंसर साउथ कोरिया है। ठीक है, तो इसको आप याद कर लेंगे। ठीक है, इसमें क्या हुआ है, रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, जो तीव्रता से इकोनॉमिक विकास के लिए ये स्कीम अपनाई गई थी, जिसको हम ये मानते हैं हान नदी जो कि साउथ अफ्रीका में है, वहाँ पे एक प्रकार का चमत्कार हुआ। ठीक है, फिर आपका विच ट्रीटी वॉज रेसिस्टेड बाय द डेनमार्क एंड स्वीडन एज ए यूरो स्केप्टिक रिस्पॉन्स टू यूरोपियन यूनियन इंटीग्रेशनिस्ट एजेंडा। यूरोपियन संघ ने एकीकरण एजेंडा के लिए यूरोपीय संदिग्ध प्रतिक्रिया के रूप में डेनमार्क और स्वीडन ने किस संधि का विरोध किया था? किस संधि का यूरोपियन यूनियन ने विरोध किया था डेनमार्क ने? तो बैंकॉक घोषणा नहीं, बैंकॉक घोषणा के थ्रू तो वो हुआ था क्या नाम, यूएन की स्थापना। मैस्ट्रिक्ट संधि, हाँ, यूरोपियन यूनियन ने मैस्ट्रिक्ट संधि का विरोध किया था। सामरिक हथियार सीमा समझौता वार्सा पैक्ट 1955 में हुआ था आपका। ठीक है, तो सामरिक संधि जो है आपका स्टैटिक आर्म्स लिमिटेड ट्रीटी, ये जो है नए 60s के बाद 1960 के दशक के बाद आपको ये संधि देखने को मिलती है। ठीक है, तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर डिड इंडिया पाकिस्तान साइन शिमला एग्रीमेंट? शिमला एग्रीमेंट जो आपका हुआ था 1972 में हुआ था, इंदिरा गांधी और ज्वाला भुट्टो के बीच में हुआ था। किसको लेके? पाकिस्तान का और इंडिया का वार जब 1971 में हुआ था, किसके रिगार्डिंग हुआ था? बांग्लादेश के इंडिपेंडेंस को लेके हुआ था। ठीक है, तो आपको 1972 में क्या नाम है, शिमला एग्रीमेंट देखने को मिलता है, जो कि इंदिरा गांधी और ज्वालाहरी भुट्टो करके उनके प्राइम मिनिस्टर का नाम था। ठीक है, 1972 इसका आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं हम अब 30 क्वेश्चन पे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो है इन विच ईयर डिड इंडिया एंड बांग्लादेश साइन द फरक्का ट्रीटी फॉर शेयरिंग द गंगा वाटर रिवर। ठीक है, तो इसको गंगा वाटर समझौता भी कहा जाता है और फरक्का ट्रीटी भी बोला जाता है। अब ये कब हुई थी? 1985 में, 1988 में, 1991 में या 1996 में? तो हमें पता है फरक्का ट्रीटी जो है 1996 में हुई थी, जो 1996 में हुई थी, जिसको हम गंगा एग्रीमेंट के नाम से भी जानते हैं, जहाँ पे हमें गंगा के पानी के डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि बंटवारे बंटवारे को लेके किसके बीच में, इंडिया और पाकिस्तान को लेके, कि उसका जो पानी है कितना परसेंट क्या नाम है बांग्लादेश को जाएगा और कितना प्रतिशत इंडिया को जाएगा, तो उनके बीच में। और ये 30 सालों के लिए, 30 ईयर्स के लिए एग्रीमेंट हुआ था। ठीक है, तो 2026 में ये एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा। ठीक है, 2026 में ये एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा, तो इसको हम क्या कहते हैं, फरक्का वाटर ट्रीटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, एक और एग्रीमेंट हुआ था जो क्या नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू, जहाँ पे हम बांग्लादेश और इंडिया के टेरिटरी का डिस्ट्रीब्यूशन किया था, जहाँ पे हमने 101 जो है टेरिटरी जो है बांग्लादेश को दी थी और इंडिया को 51 टेरिटरी क्या नाम है टेरिटरी मिली थी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलेंगे, ओलाइव ब्रांचेज इन द एम्बल एम्बल्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन लोगो सिग्निफाइज, यानी कि संयुक्त राष्ट्र के लोगों के प्रत्येक चिन्ह में जैतून की शाखाएं क्या दर्शाती है? जो जैतून की शाखाएं हैं वो क्या दर्शाती है? तो जैतून जो है एक शांति का चिन्ह होता है। ठीक है, जैतून एक शांति का चिन्ह है, तो फिर स्वेच्छा नहीं होगा, कैंसिल, सुधार नहीं होगा, कैंसिल, तो हमारा वर्ल्ड पीस इसका आंसर होगा। आंसर हम 3 के साथ जाएंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, मानवाधिकार जो है मानवाधिकार 1948 में ह्यूमन राइट्स जो आए थे, 1948 में आया था ह्यूमन राइट्स कमीशन, जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, जिसको लेके यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन बनाया गया था। ठीक है, फिर उसी में सुधार, फिर सिक्योरिटी काउंसिल जो है सुरक्षा की बात करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, WTO was set up in 1995 as the successor of which of the following organization? तो मतलब जो 1995 में WTO इस्टेब्लिश हुआ था, उससे पहले WTO को हम किस नाम से जानते हैं? जनरल एग्रीमेंट ऑफ द ट्रेड एंड टैरिफ, जिसको हम ट्रेड बोलते हैं, या लीग ऑफ नेशन के नाम से नहीं जानते, जो 1919 में हुआ था। ठीक है, यूनाइटेड नेशन की स्थापना 1945 में हुई थी, एंड एमएसटी इंटरनेशनल 1972 के आसपास हुआ था। ठीक है, जहाँ तक मुझे ध्यान है, इसको क्रॉस चेक कर लेंगे। तो हमारे ये तीनों आंसर नहीं होगा, तो गेट के नाम से हम जानते हैं। तो गेट जो है, जो कि 1944 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। ठीक है,
1944 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, जिसको 1995 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है, जिसको हम WTO कहते हैं। IMF भी 1944 में ही इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ये आ जाता है, वो वुडलैंड रिपोर्ट कब आई थी? 1987 में आई थी। ठीक है, ये सारे के सारे एनवायरमेंट एग्रीमेंट है। वुडलैंड रिपोर्ट्स अंटार्कटिक ट्रीटी जो है कब हुई थी? वो हुई थी 1959 में हुई थी। ठीक है, 1959 में हुई थी। वुडलैंड कमीशन रिपोर्ट जो आई थी, इसके थ्रू क्या नाम है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की थी वुडलैंड रिपोर्ट्स के थ्रू। ठीक है, अंटार्कटिक ट्रीटी जो है मिसाइल्स और ये पोल्यूशन वगैरह पे हुई थी कि इन पे रोक लगा जाए। फिर आपका अटलांटिक ट्रीटी प्रोटोकॉल जो है वो 1991 में हुई थी। फिर अर्थ समिट जो है, ये आपको फेमस है, जिसको हम अर्थ समिट के नाम पे जानते हैं, रियो डी जनरियो, जो कि ब्राजील में है। ब्राजील में है। ठीक है, ब्राजील में है। ठीक है, तो वहाँ पे है तो एनवायरनमेंट समिट हुए थे। तो इसके हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड, पहले का। पहले का फोर्थ। ठीक है, पहले का फोर्थ, सेकंड का, बी का थर्ड। ठीक है, फिर सी का सेकंड, फिर डी का ये, तो फर्स्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी सॉरी सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा, वाजपेयी मुशर्रफ, वाजपेयी मुशर्रफ समिट इन 2001 वाज हेल्ड इन आगरा। ठीक है, आगरा, लाहौर, दिल्ली या इस्लामाबाद। तो 2001 में लो क्या नाम है, वाजपेयी और मुशर्रफ समिट हुआ था। ठीक है, जिसको हम आगरा समिट के नाम पे भी जानते हैं। ठीक है, आगरा समिट के नाम पे भी जानते हैं, जो कि इसके 14 जुलाई से लेके 16 जुलाई तक हुआ था। ठीक है, जिसको हम क्या है, आगरा समिट के नाम पे जानते हैं। और ये दोनों उस समय के नाम है, देश के प्रधानमंत्री थे 2001 में। लाहौर समिट जो है, जिसको हम बस यात्रा के नाम पे जानते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा वन, करेक्ट। फिर नेक्स्ट जो है इसका यही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटलांटिक बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी कब हुई थी, न्यूक्लियर को? ठीक है, तो अटलांटिक जो है, ये क्या है, डिटेंस को बढ़ावा देती है। डिटेंस एक थ्योरी होती है, जहाँ पे आप क्या नाम है, परमाणु हथियारों पर रोक लगाना चालू करते हैं, ताकि देश में शांति व्यवस्था कायम रह सके। ठीक है, तो डिटेंस थ्योरी को बढ़ावा, मतलब शांति व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए कोल्ड वॉर के समय यूएस और वर्सेस यूएसएसआर के बीच में ये एग्रीमेंट हुआ था। MBABM के नाम से जाना जाता है इसको। ठीक है, ABM के नाम पे जाना जाता है। फिर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो है 1969 68 में, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। फिर केमिकल वेपन्स कन्वेंशन ट्रीटी जो है 1992 में आई थी, जो केमिकल द्वारा बनाए गए हथियार जो होते हैं उनके ऊपर रोक लगाने के लिए, ये एनवायरमेंट मिसाइल से संबंधित सारी की सारी ट्रीटी हैं। फिर इंडिया फर्स्ट स्टेट एज ए न्यूक्लियर, इसको 1974 में हुआ था, जिसको हम क्या नाम है, मिसाइल बुद्धा के नाम पे जानते हैं। इंदिरा गांधी के टाइम पे हुआ था। ठीक है, मिसाइल बुद्धा। ठीक है, मिसाइल बुद्धा के नाम पे इस ट्रीटी को जानते हैं। तो इस हिसाब से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए का फोर्थ, तो आंसर वन। ठीक है, ए का फोर्थ, नहीं सॉरी, ए का हमारा क्या है, थर्ड है। ए का थर्ड है, और बी का वन है, सी का फोर्थ है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिमिट्स टू ग्रोथ फोकस ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग एनवायरमेंट कंसर्न।
जो लिमिट्स टू ग्रोथ जो है निम्नलिखित में से किस पर्यावरणीय चिंता पर केंद्रित है? तो पृथ्वी के संसाधन की कमी, सिंपल सी बात है। कोई भी एनवायरमेंटल लिमिटेशन या चिंता जो होगी वो रिसोर्सेज को लेके है, क्योंकि रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे तो वो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ओजोन परत क्षय ये नहीं होगा, ये क्या नाम है अर्थ समिट वगैरह को लेके है। तटीय प्रदूषण ये भी नहीं होगा, जल प्रदूषण भी नहीं होगा। तो आपका आंसर फर्स्ट हो जाएगा पृथ्वी के, यानी कि अर्थ रिसोर्सेज आपका आंसर होगा। अर्थ रिसोर्सेज आपका आंसर होगा, जो कि एनवायरमेंट प्रॉब्लम या को दर्शाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फ्लोइंग रीजन आर सब्जेक्ट टू स्पेशल रीजन रूल ऑफ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन? ठीक है, इसको एक बार हिंदी में भी देख लेंगे, इंग्लिश में भी देख लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पर्यावरण संरक्षण के विशेष क्षेत्रीय नियमों के अधीन है? कौन कौन से क्षेत्र जो है एनवायरमेंट रूल के अंडर में आते हैं, उसके आते हैं? तो आपको एक तो अंटार्कटिक पोल और एक आर्टिक पोल, ये दो रीजन है जहाँ पे कोई भी ह्यूमन सरवाइव नहीं करता है। ठीक है, या उसका रेजिडेंस नहीं, वो निवास नहीं करता है। ठीक है, वहाँ पे जो है अधिकतर क्या नाम है साइंटिफिक रिसर्च सेंटर है और अंतरिक्ष रिसर्च सेंटर है, ये सब है। तो अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस में जो है क्या नाम है ह्यूमन सरवाइव करती है, तो एनवायरनमेंट से वहाँ एनवायरमेंटल रूल जो है प्रोटेक्ट वहाँ पे थोड़े लो लेवल के, मगर सबसे ज़्यादा अगर हमने आर्टिक और अंटार्कटिक रीजन को वहाँ पे ह्यूमन सरवाइव करने लग जाए और वहाँ पे जाके हम और बाकी सारी एक्टिविटी करने लग जाएं, तो वहाँ की बर्फ़ पिघल जाएगी। वो बर्फ़ पिघलने से क्या होगा, सी का वाटर लेवल बढ़ जाएगा, जो कि हमें कितना रखना है, 2 सेंटीमीटर मीटर से भी नीचे रखना है वर्ल्ड के लिए। अगर इससे ज़्यादा बढ़ता है तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया डूब जाएगा, न्यूजीलैंड आधा डूब चुका है। ठीक है, तो इंडिया में से श्रीलंका गायब हो जाएगा। तो ऐसी प्रॉब्लम आएगी, तो इसलिए वहाँ पे एनवायरमेंटल रूल ज़्यादा सख्त हैं और उसके अंडर में काम करते हैं। ठीक है, तो स्पेशल प्रोटेक्शन दिया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संस्था विश्व भर में आर्थिक नीतियों को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? यानी कि ऐसी कौन सी संस्था है जो इंटरनेशनल लेवल पे, वर्ल्ड अफेयर पे क्या करता है, इकोनॉमिक पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करता है? तो सीधा इसका एक आंसर आएगा आईएमएफ, जो 1944 में इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, हमें से, ठीक है, 1944 में इम्प्लीमेंट हुआ था। जो आपको कोई भी कंट्री जैसे इंडिया को 1991 में डब्ल्यूटीओ और आईएमएफ ने मिलकर लोन दिया था, जिसकी वजह से हम एक बिगेस्ट इकोनॉमिक क्राइसिस होने से बच गए थे। ठीक है, एक बिगेस्ट इकोनॉमिक क्राइसिस आने से बच गए थे। ठीक है, इसके और एमएसटी इंटरनेशनल की स्थापना 1991 में हुई थी। ठीक है, 28 मई को। ह्यूमन राइट्स वॉच, ये अलग है। ठीक है, तो आईएमएफ कितने 1944 में इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, 1944 में इस्टेब्लिश हुआ था। ये आप लोग देख लें। फिर आपका आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, जो है निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा कथन वैश्वीकरण के प्रभाव में सही है? वैश्वीकरण के परिणाम राज्य की क्षमता का क्षरण होता है। ठीक है, हाँ, राज्य की क्षमता को खत्म करता है कहीं हद तक। ठीक है, इरोजन ऑफ स्टेट कैपेसिटी, ठीक है, थोड़ी थोड़ी और बढ़ावा भी देता है, तो ये उतना सही नहीं है, इफेक्टिव आंसर नहीं है। इसका अर्थ है कि सरकार की वो वह करने की क्षमता में कमी है जो वे करना चाहते हैं। हाँ, जहाँ पे ग्लोबलाइजेशन आता है तो जैसे सरकार, जैसे हमारे 1991 से पहले क्या था कि इंडिया में लिमिटेशन लगाया जाता था। वर्ल्ड कंपनी जो होती थी, नेशनल कंपनी, इंटरनेशनल कंपनी होती थी, उन पर लिमिटेशन था, उनको टैरिफ देना पड़ता था, तो जिसकी वजह से वो ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमा पाते। फिर जब ग्लोबलाइजेशन आया तो इंडियन गवर्नमेंट पे लिमिटेशन लगी कि आप अब मार्केट इकोनॉमी में, यानी कि अर्थव्यवस्था में इंटरफेयर नहीं करोगे, अब बाकी जो सारी हैं वो हमारे अंडर में रहेगी। तो यानी कि अर्थव्यवस्था प्राइवेट होते जाती है जब ग्लोबलाइजेशन आ जाता है, तो इसलिए इसको लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन, एलपीजी पॉलिसी जो होती है वो 1991 में आती है। ठीक है, फिर संपूर्ण विश्व में पुराने कल्याणकारी राज्य अब एक अधिक न्यूनतमवादी राज्य को मार्ग देता है जो अनिवार्य मौलिक कार्य करता है। नहीं,
ये वेलफेयर काम तो गवर्नमेंट करती है, तो ऐसा नहीं होता है। कल्याणकारी राज्य के स्थान पर ये बाजार है जो आर्थिक और सामाजिक प्राथमिकताओं को निर्धारित करते हैं। हाँ, तो डी, ये क्या नाम है, आर्थिक और सामाजिक प्राथमिकता आपकी क्या होंगी, आप कौन से गुड्स प्रोडक्ट्स खाएंगे, इसको निर्धारित करता है कौन, ग्लोबलाइजेशन आपका, ठीक है। तो इस हिसाब से तो आपका आंसर बी और डी होना चाहिए। तो बी और डी कहाँ है आपका, ये रहा ओनली बी, और सी तो नहीं होगा, हमने कैंसिल कर दिया, ए नहीं होगा, तो यहाँ पे ए आ जा रहा है, ए आ जा रहा है, तो ए भी थोड़ा बहुत मैंने बताया था ना कि थोड़ा बहुत राइट है, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा आपको, तो ए बी सी डी, वो सी नहीं होगा, डी होगा, ठीक है। तो आपका आंसर डी हो जाएगा, जो कि हमारे सही मैच कर रहा है, सी तो होगा नहीं, तो जहाँ सी है वहाँ कैंसिल कर दो, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ जाता है, मैकडोनाल्डाइजेशन, ठीक है। मैकडोनलाइजेशन क्या है, एक प्रकार की आइडियोलॉजी है जो वहाँ पे सांस्कृतिक इफेक्ट डालता है, यानी कि कल्चर इफेक्ट डालता है किसी भी कंट्री में। जैसे कि हम बर्गर जो है अमेरिका का है, ब्लू जींस अमेरिका की है, ठीक है। तो वहाँ की चीज़ों को हम क्या ना इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पे दूसरी कंट्री के लोग ब्लू जींस अब पहनना ज़्यादा है, ट्रेडिशनल अपने कल्चर की चीज़ें पहनना कम कर दी। जैसे कि आप लोग भी अभी पहन के बैठे होगे तो ब्लू जींस पहन के बैठे होगे, मैंने भी ब्लू जींस ही पहन रखी है। तो इस हिसाब से वहाँ के कल्चर को हमने अडेप्ट कर लिया, जबकि हमारा ट्रेडिशनल जो हमारे खुद के इंडियन कल्चर का है तो धोती कुर्ता है, ठीक है, या पैंट शर्ट है, नॉर्मल पैंट शर्ट जो होती है। तो मैकडोनलाइजेशन क्या कहता है कि जो अमेरिका का कल्चरलाइजेशन, किसी भी बाहर की कंट्री का जब आपके ऊपर आर्थिक इफेक्ट पड़ता है, इकोनॉमिकल इफेक्ट पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, आर्थिक प्रभाव पड़ता है, तो उसको हम मैकडोनलाइजेशन बोलते हैं। तो ये पॉलिटिकल इफेक्ट नहीं होगा, सही बात है, कल्चर इफेक्ट नहीं होगा। कल्चर इफेक्ट को क्या कहते हैं, कल्चरलाइजेशन होता है जिसमें ग्लोबलाइजेशन का एक इफेक्ट देखने को मिलता है, मगर आर्थिक इफेक्ट जहाँ पे हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। जैसे आप फास्ट फूड खा रहे हैं, चाउमीन जैसे चाइना की है, यूनिफॉर्म कल्चर्स हो गया, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच ईयर नेपाल बिकम द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक आफ्टर अबोलिश मोनार्की, यानी कि मोनार्की फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट वहाँ पे कब खत्म हुई थी नेपाल के अंदर, ठीक है। 2004 में नहीं, ये नहीं है, 2015 में अभी नहीं हुआ है, 2010 में नहीं, 2008 में हुआ है। और अभी देखेंगे नेपाल का प्राइम मिनिस्टर जो बना है, नेपाल का भी जो प्राइम मिनिस्टर बना है, उसने क्या किया है कि ऐसे लोगों को, खलनायक मूवी आप लोगों ने देखी होगी, खलनायक मूवी देख सकते हो, उसमें आते ही क्या ना सब लोगों को हटा देता है वो, ठीक है। सब लोग जो करप्ट लोग होते हैं उनको हटा देता है, जो सही तरीके से काम नहीं करते हैं उनको हटा देता है। तो एक तरीके से उचित रूप में काम कर रहा है। और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर का भी नाम है बैलेंद्र शाह, जो विदेश से पढ़ के आया है, उसके उससे प्रीवियस जो प्राइम मिनिस्टर है उसकी डेथ के बाद, ठीक है, जिसने शपथ ली है मार्च 27 2026, ठीक है, अभी जल्दी ही बना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे 2008 में वहाँ पे डेमोक्रेटाइजेशन आया है। और अभी क्या नाम है, जेन जी ने, या ये किसकी वजह से आया, जेन जी जो यूथ है, ठीक है, इन्होंने मूवमेंट ये चलाया, जेन जी मूवमेंट, और उनकी बदौलत क्या नाम है वहाँ पे आता नहीं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच अमंग द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द नेचर ऑफ स्टेट एंड सोसाइटी इन नेपाल, ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो नेगेटिव हमें आंसर देना है, नेगेटिव आंसर देना है, इसका ध्यान रखोगे, कहाँ पे नेगेटिव पूछा है, कहाँ पे पॉजिटिव पूछा है। अगर आपको पॉजिटिव पूछा है तो पॉजिटिव आंसर देना है, अगर नेगेटिव पूछा है तो नेगेटिव आंसर देना है, ठीक है। नेपाल वाज ए बुद्धिस्ट किंगडम, ये बात सही है, बुद्धिस्ट लोग वहाँ पे आपको ज़्यादा देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और किंग रिटेन फुल कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट विद द हेल्प ऑफ आर्मी, हाँ, ये था नेपाल के बारे में कि वहाँ पे फुल ऑफ कंट्रोल था आर्मी का, किसकी वजह से, किंग उसकी वजह से। माओइस्ट माओइस्ट ऑफ द नेपाल सक्सेसफुल इन द स्प्रेडिंग देयर द इन्फ्लुएंस, हाँ, माओइस्ट वहाँ पे आपको ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं। फिर, ठीक है। और फिर दूसरा, देयर वाज द ट्रायंगुलर कॉन्फ्लिक्ट अमंग द मोनार्की फॉर्म्स द डेमोक्रेटिक एंड माओइस्ट, तो मोनार्क जो जहाँ पे राजा का शासन होता है, डेमोक्रेटिक जहाँ पे जनता का शासन होता है, पीपल, माओइस्ट जो वो होते हैं जो ट्राइबल्स कम्युनिटी होती है, जो लड़ाई के माध्यम से संघर्ष, यानी कि सरकार को अहित पहुंचा के शासन करने के
बात करती है, यानी कि सत्ता से हटाने की बात करती है। तो ये दोनों तो काफी करेक्ट हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सेकंड, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सेकंड, जो ज्यादा सुटेबल है, ठीक है। किंग रिटेन द फुल कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट विद द हेल्प ऑफ आर्मी, यानी कि किंग जो है आर्मी की हेल्प से क्या है वहाँ पे कंट्रोल रखता है, ये थोड़ा गलत है, ठीक है। और एक आपको मेन चीज बताऊँ तो यहाँ पे जो है हिंदू कम्युनिटी, नेपाल में जो है हिंदू कम्युनिटी बहुत कम है, और ये एक सेकुलर स्टेट है, ठीक है। Which of the which in which year the king of Nepal accept the demand of new democratic constitution? किस साल किंग ने एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट किया था? तो देखो नेपाल से आपके लगातार 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो नेपाल वाला जो चैप्टर है आपका, उसको पढ़ लेना अच्छे से। 12th क्लास का जो नेपाल का चैप्टर है उसको पढ़ लेना, वहाँ पे जो डेमोक्रेटाइजेशन प्रोसेस जो रहता है, ठीक है। तो आपका जो नेपाल ने कब क्या नाम है न्यू कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट किया था, तो आंसर 1992 हो जाएगा इसका, ठीक है। 1992 हो जाएगा। अब नेपाल के बारे में एक और देखते हैं कि वहाँ पे डेमोक्रेटाइजेशन प्रोसेस जो है काफ़ी स्लो रहा है, और जबकि आपको पाकिस्तान का पता है वहाँ पे अभी तक कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट या रिपब्लिक गवर्नमेंट सही से एक्सेप्ट नहीं होती। कभी वहाँ पे मिलिट्री पावर रहती है, कभी वहाँ पे वो क्या नाम है मोनार्की, मोनार्की तो नहीं रहती, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट होती है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट होती है, मगर कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस बेसिस पे वो काफ़ी लंबे समय तक नहीं चल पाती है, ठीक है। वो काफ़ी लंबे समय तक नहीं चल पाती है। तो उस समय जो 1992 में जब नेपाल के जो किंग थे, उन्होंने 1990 में, 1990 में उसको एक्सेप्ट किया, और किंग का नाम क्या था? वीरेंद्र था, ठीक है। और इन्होंने चाहा कि क्या नाम है यहाँ पे नेपाल में डेमोक्रेसी आना चाहिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। व्हाट इज द नेम ऑफ द फेमस एक्टिविस्ट इन द अबोव पिक्चर? ठीक है। अब वो पिक्चर कहाँ है? इसके अंदर पिक्चर ही अच्छा। सबसे पहले ये जो पिक्चर है, ओके ओके, ये जो पिक्चर है इसमें कौन है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविस्ट मेंशन वर द फिगर ऑफ द नेपाल डेमोक्रेसी? तो इसमें से कौन सा होगा? एक बार देख लेते हैं इसको, ठीक है। तो इसका आंसर जो होना चाहिए जहां तक लगता है, दुर्गा थापा होगा, जिन्होंने 1992 में, ठीक है, डेमोक्रेटिक रिवॉल्यूशन चलाया था, ठीक है, जिसको हम जन आंदोलन के नाम पे जानते हैं, जन आंदोलन फर्स्ट के नाम पे जानते हैं, जिसका एम था इस्टेब्लिशमेंट करना था, तो जिसका एक और एम था कि यहाँ पे एंड किया जाए पार्टी लेस पंचायत सिस्टम, वहाँ पे पंचायत जो थी पार्टी लेस पंचायत सिस्टम को हटाने की बात की जा रही थी, और इस्टेब्लिशमेंट करने की बात कर रहे थे हम लोग, इसके लिए मल्टी पार्टी सिस्टम, ठीक है। तो दुर्गा थापा होगा इसका आंसर, ठीक है। इसको एक बार नेपाल वाले चैप्टर से देख लो, आपके कई सारे क्वेश्चन होंगे। द नॉन वायलेंस मूवमेंट टू रीस्टोर डेमोक्रेसी इन नेपाल वाज लीड बाय, ठीक है, नॉन वायलेंस टू रीस्टोर द डेमोक्रेसी इन नेपाल लीड बाय द सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस नहीं, प्रो डेमोक्रेटिक इनिशिएटिव नहीं, ठीक है। तो ये दोनों तो होंगे नहीं, ठीक है। ये सही अभी बाद प्रो डेमोक्रेटिक इनिशिएटिव बाद में आया था, ठीक है। और फिर इसके बाद आपका ऑल इंडिया नेशनल डेमोक्रेसी ये होगा, जो कि ये भी ऑल नेपाल डेमोक्रेसी पार्टी, ये इसके द्वारा भी लीड नहीं किया गया था। फिर सेवन पार्टी अलायंस जो है, इसने क्या नाम है इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था, ठीक है। इसने सेवन पार्टी ने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था डेमोक्रेसी
डेमोक्रेसी के अंदर स्टेब्लिश करने के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये वाली जो पिक्चर जो थी यही थी, ठीक है, जो नीचे आ गई किसी पीडीएफ के अंदर, ये इसमें नीचे आ गई। किस वर्ष नेपाल राजशाही को समाप्त करने के पश्चात लोकतंत्र आया? ये वाले क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है। ये भी हो गया है, हिंदी वाला वर्जन नीचे आ गया है, तो ये थोड़ा पीडीएफ में गलती हो गई है जो इन्होंने दिया है, ठीक है। अब ये एक पैसेज है, इस पैसेज को पढ़ना है जो श्रीलंका के रिगार्डिंग है, ठीक है, श्रीलंका के रिगार्डिंग है, तो इसको पढ़ेंगे। पहले देखिए क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फ्लोइंग कम्युनिटी वाज द माइनॉरिटी इन द श्रीलंका? तो सिन्हा सिन्हा का में जो कम्युनिटी है तमिलनाडु में, तमिल से सॉरी, सिन्हाला तो वहाँ की श्रीलंका की एक मेजोरिटी कम्युनिटी है, ठीक है, जो वहाँ पे शासन करती है। मगर जो वहाँ पे तमिल कम्युनिटी जो इंडिया की है, वो जो है क्या है, वहाँ पे शासन नहीं करते, वो माइनॉरिटी में है, और इसकी वजह से वहाँ पे चलते हैं। और 1998 में जब एग्रीमेंट के लिए राजीव गांधी गए थे, तो तमिलों ने ही उनका असैसिनेशन, उनकी हत्या की थी मार के, ठीक है। बीच वाज द पैराग्राफ कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है खास तौर की, क्योंकि आइडिया लग जाता है क्या है पैराग्राफ में होगा। श्रीलंका के रिगार्डिंग है तो बोल रहा हूँ। अर्ली नेम ऑफ द श्रीलंका, तो श्रीलंका को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो इतना तो हमें पता है कि वो सिलोन के नाम से जाना जाता था, ठीक है, सिलोन के नाम पे श्रीलंका को जाना जाता था, ठीक है। फिर which was the demand of Tamilians to Sri Lanka's government? श्रीलंका गवर्नमेंट की क्या नाम है, क्या डिमांड है, वो तमिल्स की क्या डिमांड है श्रीलंका गवर्नमेंट से? तो पहले राइट, राइट टू वोट नहीं, राइट टू कंटेस्ट जनरल इलेक्शन नहीं, तमिल इलम या, हाँ, तमिल इलम इस्टेब्लिश करने की बात की गई थी, करने की कोशिश करते हैं ये लोग। ये कहते हैं कि सेपरेट कंट्री उनको बना के दिया जाए, उनको एक इंडिपेंडेंस यानी कि स्वतंत्र राष्ट्र जो है वो चाहते हैं, ठीक है। स्वतंत्र राष्ट्र यानी कि देश चाहते हैं, स्टैब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी नहीं, ठीक है। तो तमिल इलम की बात करते हैं, तो देखो कि श्रीलंका, वो वाला जो चैप्टर है आपका काफी इंपॉर्टेंट है, श्रीलंका, श्रीलंका और नेपाल, यहाँ से आपके 10 से 15 क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे श्रीलंका के बारे में आपको पता होगा, जो ये तमिल्स जो है, इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनको हम लिट्टे के नाम से जानते हैं, ठीक है, जिन्होंने राजीव गांधी की हत्या की थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसी पैराग्राफ से, हिंदी वर्जन तो नीचे मिलेगा इसका। तो करेक्ट आंसर हमें बताना है, पॉजिटिव आंसर बताना है, पहले तो ये देख लीजिए, ठीक है। India signed as a accord with the Sri Lanka and sent two troops to stabilize relationship between the Sri Lankan government and Tamils। हाँ, ये राजीव गांधी गवर्नमेंट ने किया था कि तमिल्स और श्रीलंका गवर्नमेंट के बीच में एक स्टेबलाइज रिलेशनशिप बने, यानी कि अच्छे रिलेशनशिप बने उसको लेके। फिर 1989 में इंडिया पीस कीपिंग फोर्स भेजी थी, अपनी एक आर्मी जिसको हम पीस कीपिंग फोर्स के नाम पे जानते हैं, IPKF के नाम पे जानते हैं। तो उसको क्या नाम है, हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने भेजा था, पुल्ड आउट ऑफ श्रीलंका विदाउट अटेंडिंग द इट्स ऑब्जेक्टिव, कि श्रीलंका को ये तमिल वाले मुद्दे से बाहर निकालना था, ठीक है। फिर लिट वाज द वन विस्ट इन 2009, इसका मतलब क्या है एक बार देख लेते हैं, हिंदी वर्जन इसका कहाँ है, तमिल, कि पराजित किया है 2009 में, लिट्टे को पराजित किया गया, ये गलत है, ठीक है, ये गलत है आपका। श्रीलंका ने 1947 में अपनी स्वतंत्रता के पश्चात से लोकतंत्र को बनाए रखा है। हाँ, 1947 में आज़ाद हुआ था और उसी समय से ये अपनी स्वतंत्रता को आज भी बनाए रखा हुआ है, ठीक है। तो आपका डी सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, तो ABD, तो आपका आंसर 3 इसका करेक्ट होगा, ठीक है। ठीक है, अब इसमें आपको एक चीज़ ये देखना है, आज़ाद तो 1947 में हुआ, मगर कहीं कहीं पे 1948 की भी डेट है, NCERT के थ्रू चलेंगे 1947 में, ठीक है, जो NTA ने माना है आंसर। इन विच ईयर IPKF यानी कि इंडियन पीस कीपिंग फोर्स जो है, अब ये हमने ऊपर पढ़ा कि 1989 में इन्होंने भेजा था पीस कीपिंग फोर्स, ठीक है, ये हो गया। तो आप गए 50 क्वेश्चन डन, ठीक है। तो अब आप ये देखेंगे कि यहाँ से हमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक पता चले, कोल्ड वार से, नेपाल से, श्रीलंका से, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से एक ही तो क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। तो
इस हिसाब से हमारा 2025 का ये पेपर सॉल्व हो जाता है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम 2024 का करेंगे। ठीक है। और कोशिश रहेगी कि हम जितने अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं और यहीं से क्वेश्चन आएंगे, फिर उसके हिसाब से हम प्रैक्टिस से ये सारे खत्म हो जाएंगे तो फिर प्रैक्टिस सेट लाएंगे। आप जितना पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे उतना आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप होगा। तो थैंक यू मेरे साथ जुड़े रहने के लिए।